नमस्ते दोस्तों। आई गेस यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आनंद में मस्ती में होंगे। दोस्तों, हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे और कंपनीज एक्ट में हमने बेसिकली सारी चीज़ें देख ली। लास्ट 2 वीडियो में हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस कर लिया और एक डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस जो हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम हमारे इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ना है, इंडोर मैनेजमेंट पढ़ना और कुछ उसके एक्सेप्शंस डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली हम अगर थ्योरी वाइज बात करें तो हमारे इस चैप्टर का मॉड्यूल में ये लास्ट टॉपिक है, जो इजी सा टॉपिक है, थोड़ी सी क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर वगैरह वो एक अलग बात होगी, वो हम डिस्कस करेंगे ना। हम लोगों ने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कंपनी की पावर के बियॉन्ड जाकर कोई एक्टिविटी होती है, कोई ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भाई कंपनी कह देगी कि यार हमारे तो मेमोरेंडम में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं था, हमारे आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं था। अल्ट्रा वायरस बेसिकली मेमोरेंडम के लिए था, लेकिन हाँ, एक ओवरऑल बात बता रहा हूँ कि भैया उसके बाहर अगर कुछ हुआ तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं, कंपनी की पावर के बियॉन्ड कुछ हुआ। और वहाँ हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने रजिस्ट्रार को फाइल किए हैं उसको रिटर्न दिया है, चाहे वो मेमोरेंडम हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन हो, चाहे और कोई डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार के पास जाता है, वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। यानी वो सबके लिए ओपन है भैया। इंस्पेक्शन के लिए ओपन फॉर ऑल है। आप ऑनलाइन ले सकते हो, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से ले सकते हो, रजिस्ट्रार से ले सकते हो। आप अगर कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि आपको इस बात की जानकारी है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए। अभी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वाली बात थी हमारी, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भैया आउटसाइडर जो कंपनी से डील कर रहा है उसको इन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होगी और नहीं है तो तुम्हारी गलती, कंपनी की गलती नहीं है। आप कंपनी के खिलाफ इन्फोर्स नहीं कर पाओगे। और अगर अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड द पावर इन मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो पावर है उसके बियॉन्ड है, तो कंपनी उसका फिर रेटिफिकेशन भी नहीं कर सकती, हमने पढ़ा था। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये डॉक्ट्राइन है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? हर वो व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको हर पब्लिक डॉक्यूमेंट की पूरी नॉलेज है, पूरी जानकारी है। सिर्फ जानकारी नहीं, उसके पास उसकी अंडरस्टैंडिंग भी, उसको पता है कि क्या इसका इम्प्लीकेशन होता है, क्या इसका मतलब निकलता है, क्या इसके मायने होंगे, इंपॉर्टेंस, क्या इसका इम्पैक्ट वगैरह क्या सकता है, वो सब चीज़ें समझ रहा। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक एक्सेप्शन होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को गो थ्रू कर लेते हैं, जो बहुत सिंपल है अपने आप। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar। यानी हर वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार के पास है उसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेक ए रिकॉर्ड ऑफ द सेम, उसका आप एक रिकॉर्ड भी बना सकते हो। और गेट ए कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, उसका कॉपी उसका एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हो। जो भी नॉर्मल फीस वगैरह होती है उसके लिए आप पूरी कॉपी ले सकते हो। जैसे आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूरा नहीं चाहिए, बोले उसका बस पेज 3rd 4th 5th चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हो। शेयर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी ले सकते हो। शेयर सर्टिफिकेट तो शेयर होल्डर का पर्सनल मैटर है, वो नहीं ले सकते। ऑफ एनी कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस, जो भी एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड फीस है उसको पे करो और आप ले सकते हो। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यानी मेमोरेंडम और आर्टिकल, मेमोरेंडम आर्टिकल जैसे रजिस्टर्ड हो जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, रजिस्ट्रार को हम दे देते हैं, वैसे ही वो क्या बन जाते हैं, बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल फीस। नॉमिनल फीस 2, 5, 10 रुपए का पेमेंट करो नॉर्मल। इन अदर वर्ड, सेक्शन 399 कन्फर्स द राइट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ ऑल, यानी 399 जो है वो इंस्पेक्शन का अधिकार देता है सभी को। It is therefore the duty of every person dealing with a company to inspect its document and make sure that his contract is in conformity with their provisions। अब हर उस व्यक्ति
हर वो व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसकी ड्यूटी, उसकी जिम्मेदारी है बिफोर एंटरिंग इनटू डील विथ एनी डील विथ कंपनी, वो डॉक्यूमेंट्स देख ले, समझ ले, एक बार ये अश्योर कर ले अपने आप को संतुष्ट कर ले कि जो डील हम कंपनी से करने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हम करने वाले, जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, वो कंपनी की पावर के साथ या जो ये डॉक्यूमेंट्स इनके साथ कंफर्म होते हैं कि नहीं होते, मैच करते हैं कि नहीं करते, कंपनी की पावर में सर चीज़ें है कि नहीं है। बट वेदर ए पर्सन रीड्स दैम और नॉट, वो बंदा पढ़े नहीं पढ़े, मतलब मैं कह रहा हूँ किसी बंदे ने रीड भी नहीं किया तो भी हम ये मान के चलेंगे कि उसने पढ़ लिया है। डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ही कहता है, कल कोई बंदा बोल दे साहब मैंने तो नहीं पढ़ा, तेरी गलती, क्यों नहीं पढ़ा, पब्लिक डॉक्यूमेंट था, सबके लिए अवेलेबल था, तू पढ़ता ना, क्यों नहीं पढ़ा तूने। डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि भैया आप पढ़ो मत पढ़ो, हम तो ये मानेंगे कि आपने पढ़ा है, पढ़ के प्रॉपरली समझा है। इट विल बी प्रज्यूम्ड, ऐसा मान लिया जाएगा दैट ही नोज द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, पढ़ा के नहीं पढ़ा, हम तो ये मान लेंगे कि उसको डॉक्यूमेंट के कंटेंट की पूरी जानकारी है। ये जो हम प्रज्यूम करके चल रहे हैं इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसे हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस से हमारा क्या लेना देना है या हमारा क्या मतलब है, दो पॉइंट लिखे हैं। वेदर ए पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट, ही इज प्रज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट द डॉक्यूमेंट, ही इज नॉट ओनली प्रज्यूम्ड टू हैव रीड द डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो अंडरस्टूड देम इन दैट ट्रू पर्सपेक्टिव। यानी पहला तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये है कि हर व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट पढ़ा है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है वो, और सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसने उसको समझा भी है प्रॉपरली कि भैया इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी not only has the constructive notice of the memorandum and article but also of all the other related documents such as a special resolution etc which are required to be registered with the registrar। यानी ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिर्फ मेमोरेंडम और आर्टिकल के लिए नहीं है, ये हर वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार के पास गया, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन भी रजिस्ट्रार के पास जाता है, तो हर वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार के पास गया है उसके लिए कंसेप्ट लगेगा। Thus if a person enters into a contract which is beyond the power of the company, जो कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, as defined in the memorandum or outside the authority of the director as per article of association, यानी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव उसके बियॉन्ड है, मतलब मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, या जो डायरेक्टर एक्ट कर रहा है उसके बियॉन्ड है। भाई हमने आर्टिकल में लिख रखा है कि डायरेक्टर 50,000 से ऊपर का लोन ले नहीं सकता, अगर कोई डायरेक्टर 50,000 से ऊपर का लोन लेता है मतलब वो डायरेक्टर कंपनी के आर्टिकल में जो उसको पावर दे रही है उसके बियॉन्ड काम कर रहा है। अल्टीमेटली दोनों केस बियॉन्ड है ना, एक बार हम मेमोरेंडम को कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्लोज है उसके बाहर जा रहा है, एक बार हम कह रहे हैं जो पावर दे रही है आर्टिकल ने उससे बाहर जा रहा है डायरेक्टर, दोनों केस में बियॉन्ड द पावर जा ही रहा है। हाँ, आर्टिकल वाले को हम रेटिफाई कर सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो, कंपनी की मर्जी है, कोई कंपल्सन नहीं है, कंपनी को रेटिफाई करना ही पड़ेगा, कंपनी की मर्जी, कंपनी चाहे तो रेटिफाई कर सकती है, चाहे तो रेटिफाई ना करे। हाँ, मेमोरेंडम वाले को किसी भी कीमत पर रेटिफाई किया ही नहीं जा सकता। He cannot acquire any right under the contract against the company, जो बंदा कंपनी से डील कर रहा है उसको कोई भी पावर, कोई भी ताकत नहीं मिलेगी अगेंस्ट द कंपनी, क्योंकि उसकी लीगल वैल्यू ही जीरो है। आपको जानकारी थी कि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, फिर भी आप कर रहे हो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी गलती है, आपको कोई लीगल वैल्यू नहीं मिलेगी, उसकी लीगल वैल्यू उस कॉन्ट्रैक्ट की जीरो है। मैंने कहा ना वहाँ कंपनी को एज गुड एज माइनर की तरह मान लिया जाएगा कि विल गेट नो राइट अगेंस्ट द कंपनी टैक्टिकली इफ इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। अब इसका एक एक्सेप्शन आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है भैया, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, और ऐसा ही कोई डॉक्यूमेंट जो आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास फाइल्ड है, ये सारे हो गए आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये सारे आपके हो गए पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसकी जानकारी बाहर वाले को होनी ही चाहिए और है, हम ये बात मान के चलेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। लेकिन कुछ चीजें हैं इंडोर की, मतलब आपके अंदर की बात, जैसे डायरेक्टर्स मीटिंग हुई, उसमें कोई डिसीजन लिया गया। अब डायरेक्टर्स मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाता है वो आरओसी के पास फाइल नहीं किया जाता। एक नॉर्मल रेजोल्यूशन डायरेक्टर मीटिंग में ही पास होता है जिसको डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन बोलते हैं कि भैया जैसे कोई भी डायरेक्टर 50,000 से ऊपर का लोन नहीं ले सकता, अगर लोन लेना है 50,000 से ऊपर का तो डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, फिर ले सकते हो, ऐसा आर्टिकल में। अब डायरेक्टर्स की मीटिंग में आपने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया,
डायरेक्टर्स की मीटिंग में आपने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया, ये तो आउटसाइडर को कैसे पता? ये तो आपके इंडोर मैनेजमेंट की बात है। यानी डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है अंदर की वो बात जो आपने बाहर किसी को बताई नहीं, वो बाहर वाले को कैसे पता होगी? अगर आपने रजिस्ट्रार को बताया है तो रजिस्ट्रार तो ढिंडोरा पीट पीट के सबको बताएगा, डिगी 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 सबको बता दो साहब, सब डॉक्यूमेंट ले जाओ, सब जानकारी ले लो। लेकिन कोई आपकी अंदर की बात है, इंडोर मैनेजमेंट, आपका अंदर का मैनेजमेंट है। डायरेक्टर्स ने कुछ डिसाइड किया था, किया कि नहीं किया, रेजोल्यूशन पास करना था, किया कि नहीं किया, उसका रेजोल्यूशन उसका रिटर्न तो फाइल नहीं हो रहा है आपका आरओसी को। जब उसका रिटर्न आरओसी को फाइल नहीं हो रहा है तो ए थर्ड पार्टी हु इज कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी, हाउ ही विल कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट? उसको कैसे पता पड़ेगा? यानी अंदर की बात बाहर वाले को पता नहीं होगी। यानी ये टेक्निकली सेव कर रहा है थर्ड पार्टी को। क्या कर रहा है? सेव कर रहा है थर्ड पार्टी को। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। यहां क्या टर्क्विन रूल्स के नाम से हम एक इंपॉर्टेंट केस लॉ में है, हम टर्क्विन रूल कहते हैं उसको। तो केस लॉस के लिए आपको एक बात क्लियर कर दूं, केस लॉस का डिस्क्रिप्शन जनरली यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट। क्वेश्चन ही कोई केस लॉ के ऊपर आ जावे पूरा कि भैया ये केस लॉ लिखो, आता नहीं है तो बात अलग है, बाकी ऐसा केस क्वेश्चन जनरली आता नहीं है। जनरली क्या होता है, जब आप लिखते हो कंटेंट तो आपको रेफरेंस देना पड़ता है, इट वाज डिस्कस्ड इन दिस केस। तो जब इंडोर मैनेजमेंट की बात आ जावे तो ब्रिटिश रॉयल बैंक वर्सेस टर्क्विन वाला जो एग्जाम्पल है केस लॉ है वो आप लिख देना, भैया टर्क्विन रूल भी बोलते हैं तो आप लिख देना। रूल क्या समझे, जैसे कंपनी मान लो एबीसी और एक बैंक है, ये कंपनी वाइंड अप होने की प्रोसेस में है, तो यहाँ पे एक लिक्विडेटर है। ये लिक्विडेटर बैंक कोर्ट से अपॉइंट हुआ था, कोर्ट का बड़ा कोई जज था, टर्क्विन नाम था इनका। अब केस क्या था, एबीसी ने बोरो कर रखा था, मैं इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ, सपोज ₹1 लाख, और इसके बदले में इन्होंने इनको एक बॉन्ड साइन करके दे रखा था। बॉन्ड पर 2 डायरेक्टर के और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन था, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना का साइन था, और 2 डायरेक्टर का साइन था कि साहब हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब इसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा हुआ था कि लोन लेने के पहले डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और उसके बाद ही लोन लिया जा सकता। जब वाइंड अप पे आई तो बैंक ने कहा पैसे, इसने कहा हाँ देंगे, कंपनी ने कहा क्यों दे रहे हो साहब, जो मैनेजमेंट था उसने कहा क्यों दे रहे हो, उसने कहा क्यों भाई क्या तकलीफ है। तो कंपनी ने, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी थी, उसने ये अपना पक्ष रखा कि हमारा जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, लोन लेने का पास तो हुआ लेकिन उसमें अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ था, और अमाउंट डिसाइड हुए बिना हमने बैंक से लोन लिया, मतलब इट वाज अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर। और जब बियॉन्ड द पावर होता है तो ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाता है, ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाता है, उसकी लीगल वैल्यू 0 हो जाती है और कंपनी के खिलाफ उसका सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। ठीक है साहब, इसने टर्क्विन नाम का बंदा था, उसने यहाँ पे ये कहा कि नहीं साहब, ही विल गेट द मनी, बैंक को पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ ये आपका इंडोर मैनेजमेंट है, बाहर वाले को कैसे पता पड़े, एक बात। दूसरी बात, आपके 2 डायरेक्टर ने साइन किया, एक कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया, तो बाहर वाले को तो अपीरेंटली ये लगेगा कि जो भी प्रोसेस फुलफिल होनी चाहिए थी वो आपने फुलफिल की है। आपने इंटरनली प्रोसेस फुलफिल की कि नहीं की आप जानो, हमको तो ये लगेगा कि यू हैव फुलफिल्ड द प्रोसेस, हम तो यही मानेंगे कि आपने प्रोसेस फुलफिल की है। फुलफिल की थी कि नहीं की थी वो आप जानो, आपकी मर्जी, हमें क्या करना। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि अगर एक थर्ड पार्टी विदाउट एनी नेग्लिजेंस कंपनी के साथ डील करती है, आर्टिकल मेमोरेंडम की पूरी जानकारी के साथ, अब इंटरनली कोई मैनेजमेंट डिसीजन में कोई प्रोसेस फॉलो करनी थी, वो हुआ कि नहीं हुआ, उसे कैसे पता होगा थर्ड पार्टी को। हाँ, थर्ड पार्टी को नेग्लिजेंट नहीं होना है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड पे डायरेक्टर का और कंपनी सेक्रेटरी का साइन ही नहीं है, आप बॉन्ड एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर आपकी गलती, फिर आप गलत हो, आप नेग्लिजेंट हो। तो लॉ क्या कहता है, मतलब डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि अगर थर्ड पार्टी जो कंपनी से डील कर रही है वो बिल्कुल समझदारी के साथ कर रही है, मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ के कर रही है और अपीरेंटली देखने में लग रहा है कि सब ठीक ही है,
तो आपने अंदर वाला आपका मैनेजमेंट प्रोसेस फुलफिल किया कि नहीं किया, रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया, उसको कैसे पता पड़ेगा? तो उसकी गलती नहीं है, एंड ही विल गेट द मनी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ सेव ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के खिलाफ एक तरह का सेविंग, एक तरह का प्रोटेक्शन है थर्ड पार्टी के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो क्या लिखा हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के लिए। The doctrine of indoor management is the exception to the doctrine of constructive notice. वो मैंने पहले बोला एक्सेप्शन अपवाद है, सेविंग है एक तरीके का। The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. इसने क्लियर किया कि जो ऊपर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि सब इंटरनल मैनेजमेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उसकी जानकारी होनी चाहिए। For instance, if an act is authorized by article or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. यानी जब कोई चीज आर्टिकल में या मेमोरेंडम में लिखी हुई है कि आप कर सकते हो, पर उसका भी प्रोसेस वगैरह, तब इंटरनली आपने प्रोसेस फुलफिल किया होगा, बाहर वाला तो ये मान के चलेगा। हाँ, अपीरेंटली अगर उसमें गलती दिख रही है बात अलग है, पर अपीरेंटली तो सब सही दिख रहा है, फिर बाहर वाला तो मान के चलेगा कि एवरीथिंग इज गुड। वो तो मानेगा कि एवरीथिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड, मतलब उन सबका ध्यान रखा गया होगा, उन सबको देखा गया होगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड दैट विद द हेल्प ऑफ द लैंडमार्क केस द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्विंट। ये टर्क्विंट रूल आ गया यहाँ पर। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पॉपुलरली नोन एज टर्क्विंट रूल। ये पूरा केस दे रखा है, वो अमाउंट का लोन ले रखा था रॉयल ब्रिटिश बैंक से। ये कंपनी का नाम है, ये इतना बड़ा नाम है रेलवे कंपनी, ठीक है। लिक्विडेटर वहाँ पे अपॉइंट हुआ, लिक्विडेटर जो थे वो कंपनी इज ड्रॉइंग ऑन इट्स करंट अकाउंट। द बॉन्ड वाज साइन, दो डायरेक्टर के साइन थे, सेक्रेटरी का साइन था। कंपनी व्हेन द कंपनी वाज स्यूड, कंपनी पे स्यू किया गया, तो कंपनी ने कहा कि भैया रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट यानी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, डायरेक्टर्स हैड पावर टू बोरो अप टू एन अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय द कंपनी रेजोल्यूशन। कंपनी में डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे, उससे होगा। एक रेजोल्यूशन पास तो हुआ था लेकिन उस अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं किया गया था, लेकिन उसमें इट वाज हेल्ड डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वाज वैलिड। तो द रोल पैसा मिलेगा उसको, बॉन्ड वैलिड है। और वो बॉन्ड वैलिड क्यों है? क्योंकि ये आपका इंडोर मैनेजमेंट है, उसके लिए हम क्या करें। अब अगेन एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट के भी एक्सेप्शन है। पहला, आपको पता है अंदर की बात, इंडोर मैनेजमेंट में रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ, ये आपको पता है, और फिर भी आप लोन दे रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंटरनल प्रोसेस फुलफिल नहीं, आपको पता है सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, आपको पता है, फिर भी आप उसमें ट्रांजैक्शन होने दे रहे हो, तो आपको आउटसाइडर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भाई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि अंदर की बात बाहर वाले को पता नहीं थी, इसलिए हम उसको सेफगार्ड दे रहे हैं। उसको क्या पता कि आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था कि नहीं किया था। टर्क्विंट रूल की बात करूं तो उसको क्या पता बाहर वाले को, रॉयल ब्रिटिश बैंक को, कि अंदर आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया, और बोर्ड रेजोल्यूशन में अमाउंट सेट हुआ कि नहीं, वो मुझे क्या पता। लेकिन अगर बाई चांस मान लो वो जो थर्ड पार्टी जो लोन दे रहा है, ब्रिटिश बैंक लोन दे रहा है या जो भी लोन दे रहा है, उसको पता है कि आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया, और फिर बोला नहीं मैं तो बाहर वाला हूं, मुझे क्या पता। अरे मेरे को तो पता है। इफ यू आर नोइंग अबाउट द इरेगुलरिटी, आपको अगर उस इरेगुलरिटी का नॉलेज है, डायरेक्टली नॉलेज है, आप वहां एक्चुअली बैठे थे या आपको किसी ने बता दिया, आपको नॉलेज है पूरा उस चीज का, और उसके बाद भी आप डील कर रहे हो, तो आपको इंडोर मैनेजमेंट का सेफगार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ही माना जाएगा वहां पर, क्योंकि आपको उस बात की एक्चुअली जानकारी तो है, आपके पास उस बात का नोटिस तो है, आपको पता तो है कि कंपनी जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है। इसमें देखो एक दो केस लो, उसके साथ अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। The rule does not protect any person when the person dealing with the company has notice whether actual or constructive of the irregularity। उसको पता है कि जो रेगुलर प्रोसेस फॉलो होना चाहिए तो फॉलो नहीं हुआ है, उसको पता, फिर वो डील करता है, तो उसकी गलती है। ये केस लो दे रखा है, इसमें क्या, डायरेक्टर could not defend the issue of debenture to themselves because they have ऐसा था आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अगर कंपनी कुछ भी बोरो करेगी तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है। उस डायरेक्टर्स ने खुद को डिबेंचर इशू कर कंपनी के। डिबेंचर इशू करना मतलब कंपनी के बिहाफ पर लोन लेना। भाई डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है और बदले में लोन लेती है।
लोन ले रही है, पैसा ले रही है मतलब, और बदले में एक्नॉलेजमेंट दे रही है कि हम इतना लोन लिया, इतना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, वही तो डिबेंचर होता है। एक्नॉलेजमेंट सब जो होती है लोन लेने की, वो एक तरीके से डिबेंचर कहलाती है। डिबेंचर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है, बेसिक डेफिनेशन जो है दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि हाँ हमने उधार लिया है इतना रुपया इतना इंटरेस्ट, और ये डिबेंचर है, बदले में तरह का बॉन्ड हो गया। अब यार लिखा हुआ है क्लियरली कि आर्टिकल में कि यार डिबेंचर इशू करने से पहले या किसी भी तरीके का बोरोइंग करने से पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब बोर्ड रेजोल्यूशन वापस इंटरनल मैनेजमेंट, लेकिन डायरेक्टर्स ने वो डिबेंचर खुद को इशू किए बोर्ड रेजोल्यूशन पास किए बिना। अब डायरेक्टर को तो पता है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, डायरेक्टर्स को तो पता है क्योंकि वही तो रेजोल्यूशन पास करने वाले थे, और उन्होंने खुद को डिबेंचर इशू कर लिए, यानी वो डिबेंचर जो इशू किए गए हैं वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इरेगुलरिटी हुई है। डायरेक्टर को उस बात की नॉलेज तो है, जो लोन दे रहा है उसको खुद को पता है कि रेजोल्यूशन तो पास हुआ ही नहीं, वही वाली बात यहाँ पे आ गई। एक केस और है जहां पे डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग तो अटेंड करी, लेकिन उसने खुद ने शेयर्स नहीं खरीदे, और बिना शेयर खरीदे उसके आर्टिकल लिखा हुआ था कि जो हमारा शेयर होल्डर नहीं होगा डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो बिना शेयर खरीदे ही कंपनी में डायरेक्टर बन गया, और इरेगुलर अपॉइंट है, वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है, तो नहीं माना जाएगा उसको। कोई नहीं कह सकता कि यार मुझे तो जानकारी नहीं थी कि यार शेयर खरीदना जरूरी होता है, ये वो। तो ये आप पहले डायरेक्टर की पोस्ट पे थे, आपको पता था, सारी बातें आपको नॉलेज थी, अब आपके पास शेयर्स नहीं है तो भी आप खुद को रीइलेक्ट करा रहे हो एज ए डायरेक्टर, तो नहीं हो सकता ऐसे। मैं वापस क्लियर कर दूं, सारे केस लॉज डिटेल में आपको जानना जरूरी नहीं है, आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा केस लॉ किस चीज से रिलेट करता है, किस चीज से अपना रिलेवेंस रखता है। सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी का एक सस्पिशन हो कि भाई मैंने कहा ना नेग्लिजेंस वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको लग रहा हो कि इरेगुलरिटी है यहाँ पर, ये सही तो नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि बॉन्ड, वो ब्रिटिश बैंक वाले बॉन्ड में 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन है, उसके बाद तो डाउट नहीं रहता ना, ये तो यार सही लग रहा है। लेकिन अगर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी का साइन नहीं हो, खाली बॉन्ड ला के देते, तो फिर आपको डाउट होना चाहिए, सस्पिशन होना चाहिए, और आपको वहां उसको पूछना चाहिए। जहां सस्पिशन आ रहा है वहां आपको पूछना चाहिए, उसको कंफर्म करना चाहिए। अगर आप वहां कंफर्म नहीं करते हो, क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हो, नेग्लिजेंस करते हो, तो प्योरली आपकी गलती है, प्योरली आपकी गलती है। द डॉक्ट्राइन इज नो वे रिवार्ड दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली, जो नेग्लिजेंट है उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा, उसको फायदा नहीं मिलेगा। वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज पुट अपॉन एन इंक्वायरी, फॉर एग्जाम्पल वेयर द ट्रांजेक्शन इज unusual or not in the ordinary course of business, it is duty of the outsider to make necessary inquiry। यानी वो unusual है, वो सही तरीके से लग नहीं रहा, तो आउटसाइडर की ड्यूटी है कि वो क्या करे, इंक्वायरी करे। जैसे कि केस लो था जिसमें एक कंपनी का अकाउंटेंट कंपनी की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे को बेच रहा है, आनंदी लाल को बेचा। दिनशो का जो अकाउंटेंट था उसने प्रॉपर्टी आनंदी बिहारी लाल को बेची थी। अब यार ये सोचना चाहिए कि एक अकाउंटेंट के पास क्या अथॉरिटी होगी कि कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर दे। हाँ, अगर उसके पास एक पावर डीड होती, मतलब उसको पावर ऑफ अटॉर्नी इशू किया गया होता, उसकी डीड होती, वो दिखाता तो बात अलग थी। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी डीड दिखाई नहीं, बिना दिखाए उसने बोला कि साहब मैं तो बेच सकता हूं, और आपने बात मान ली, आपने खरीद ली, तो आपकी गलती है। कंपनी विल नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सर ये तो कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट है ना, कि किसके पास प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है, किसके पास नहीं है। बिल्कुल इंडोर मैनेजमेंट है, लेकिन एक अकाउंटेंट बेच रहा है और आप उसमें डाउट नहीं कर रहे हो, आप इंक्वायरी, आप क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो, यानी आप लापरवाही से बिहेव कर रहे हो, और आपको इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। आपको वहां क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था, आपने नहीं किया, आपकी गलती। आपने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, आपकी गलती है। एक और केस था जहां एक बंदा 2 कंपनी में डायरेक्टर था, उसने बोला कि आप इस कंपनी को पे कर दो, मैं यहां से आपको दिलवा दूंगा। आपको सोचना चाहिए था, एक डायरेक्टर भले 2 कंपनी में है, लेकिन दोनों कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों का अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग लेना देना है। अब यहाँ पे पेमेंट कर दो, यहाँ से मैं रीपेमेंट करवा दूंगा, ये कौन सी बात हुई यार, ये कौन सा तालमेल हुआ 2 कंपनियों का। और आप उस एक कंपनी को पेमेंट भी कर रहे हो, फिर आप मूर्खता कर रहे हो, आपकी गलती है, लापरवाही है, इंडोर मैनेजमेंट। सर हमको लगा कि यार दोनों कंपनी ने उसको ऑथोराइज कर रखा होगा, आपको लगा तुम्हारी मर्जी जो लगे, ये आपकी नेग्लिजेंसी है, उनका इंडोर मैनेजमेंट कुछ भी रहा, आपको उस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जहां आपको सस्पिशन वाली ट्रांजैक्शन दिख रही है, वहां आपको क्रॉस क्वेरी तो करना चाहिए। फॉर्जरी, लॉ कहता है जहां कंप्लीट फॉर्जरी है, जहां बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वहां पर इंडोर मैनेजमेंट वाली बात का फायदा नहीं देंगे आप। जैसे एक बंदे ने कंपनी से शेयर इशू की, शेयर इशू के लिए बात बोली, या इशू ऑफ शेयर होना था। अब इशू ऑफ शेयर पे एक डायरेक्टर का और एक कंपनी सेक्रेटरी का मान लो साइन होना था। एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन तो होना था,
कंपनी के किसी एक ऑफिसर ने, मान लो कंपनी सेक्रेटरी ने किसी एक ऑफिसर ने कंपनी के जो सर्टिफिकेट्स पड़े थे, शेयर सर्टिफिकेट्स, वो चोरी किए, उस पर कंपनी की सील चुपके से लगा दी या चोरी करके नई सील बनवा ली, डायरेक्टर के फर्जी साइन करके फर्जी शेयर सर्टिफिकेट किसी को इशू करके पैसे ले लिए, मैं तेरे को शेयर्स दे रहा हूँ पैसे दे, यानी बिल्कुल डुप्लीकेट बना के सारा फर्जरी किया। अब यहाँ पर बाहर वाला तो ये कह सकता है कि सर मुझे अंदर की जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी भी कह सकती है कि साहब हमारे साथ तो धोखा हुआ, चोरी हुई हमारे यहाँ, तो चोरी का माल आपको मिला है, समझ ना टेक्निकली। और चोरी का माल अगर आपने खरीदा है, आप अच्छे से भी खरीदो, आप गुड फेथ में भी खरीदो, आपकी कोई गलती नहीं है, फ्री वो गुड्स आपका नहीं है, जो ट्रू ऑनर है वही लेके जाएगा टेक्निकली। तो लॉ कहता है कि जब कंप्लीट फॉर्जरी हुई है, वहां बाहर वाला नहीं कह सकता कि तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट है तुम जानो, यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ चोरी है, यहाँ फॉर्जरी है। तो यहाँ पर भी बाहर वाले को फायदा नहीं मिलेगा, और जिसके पास जो सर्टिफिकेट्स आए हैं, जो शेयर सर्टिफिकेट्स आए हैं, उन शेयर सर्टिफिकेट्स का उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसके लिए केस लॉ आपको दे रखा है, यहाँ लिखा है इन द केस प्लेंटिफ वाज ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्लेंटिफ मतलब जिसने केस फाइल किया है, ट्रांसफरी ऑफ शेयर मतलब उसको शेयर ट्रांसफर मिला हो, ट्रांसफरर मतलब देने वाला, फ्री मतलब लेने वाला। सर्टिफिकेट इशू अंडर द सील ऑफ द डिफेंडेंट कंपनी, जो कंपनी थी जिसके ऊपर सूट फाइल हुआ था उसकी सील लगी हुई थी। कंपनी सेक्रेटरी हु हैड अफिक्स द सील ऑफ द कंपनी एंड फॉर्स द सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, दो डायरेक्टर की जाली साइन करके करके उसको शेयर्स बेच दिए। अब वो ट्रांसफर ही कह रहा मेरे पास शेयर्स हैं, कंपनी कह रही हमने इशू नहीं किए। लॉ ने कहा कि नहीं साहब ये तो चोरी हुई है, सेक्रेटरी ने की है उस आउटसाइडर के साथ, तो उसके सेक्रेटरी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस बनता है, उसको जेल में डालो, उल्टा लटकाओ, मारो, कुछ भी करो, कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि तो धोखा हुआ, आउटसाइडर कंपनी के खिलाफ कोई अधिकार नहीं रखता। चलिए दोस्तों, हमारा कंपनीज एक्ट यहाँ खत्म हुआ। बहुत मजे वाली बात है वैसे तो। आगे मिलते हैं फिर वापस अपन। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।